तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है आवर चेंजिंग अर्थ। कि भाई जो हमारी अर्थ है वो कैसे यहाँ पे चेंज होती चली जा रही है। ठीक है, तो चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कहते हैं द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब यहाँ पे आप सभी को कह रहे हैं कि भाई जो आपका ये लिथोस्फीयर होता है, अब आपको लिथोस्फीयर यहाँ पे पता होना चाहिए, यानी कि आपके अर्थ की जो ऊपर की सरफेस होती है वो आपकी छोटी छोटी प्लेट्स के अंदर टूटी हुई है, जिसको हम कहते हैं आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ओके, तो आगे कहते हैं यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। और आप इस बात को जान के यहाँ पे सरप्राइज हो जाओगे कि भाई जो ये प्लेट्स है ना, ये आपकी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे हिलती रहती हैं, मूवमेंट करती रहती हैं। ओके, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, और कुछ मिलीमीटर्स वो आपकी यहाँ पे खिसकती हैं हर साल। दिस इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी अर्थ है उसके नीचे मैंने आपको बताया था कि भाई आपका क्या होता है, मोल्टन मैग्मा होता है, जो कि जब आपका बाहर निकलता है ज्वालामुखी से तो आपका लावा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद गाइज आपको कहते हैं कि भाई the molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity। और जो यार आपका मोल्टन मैग्मा होता है ना हमारी अर्थ के अंदर, वो आपका कुछ इस तरीके से गाइज मूव करता है। देखो, अब मानो ये है आपकी अर्थ, ठीक है, ये है आपकी कोर। अब यहाँ से आपका मैग्मा ऐसे ऊपर जाएगा और ऐसे घूम के वापस ही नीचे, ऐसे ही आपका इधर से मूवमेंट करता है, यानी कि कुछ इस टाइप की सर्कुलर मूवमेंट आपको ये देखने को यहाँ पे देगा। तो बाकी चलो यार इस एक्टिविटी की हेल्प से आपको इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हैं। तो कहते हैं टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट एंड पुट इट इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। अब यहाँ पे गाइज आपको कह रहे हैं कि भाई आप कुछ ऐसा बीकर वगैरह लो, उसके अंदर भाई अपने पानी वगैरह को डालो और कुछ इस तरीके से आप अपने को यहाँ पे उसको सेट कर लो। ओके, उसके बाद कहता है द बीकर ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड एंड हीट इट एज द वाटर वार्म्स अप यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड अलोंग विद द वार्म लेयर्स ऑफ द वाटर एंड देन सिंक बैक अलोंग विद द कूलर लेयर्स ऑफ द वाटर। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सिमिलर मैनर। अब बेसिकली गाइज आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो ये आपके पेपर का पैलेट है ना, यहाँ पे रेड रेड कलर का, अब जब आपका पानी यहाँ पे गर्म होगा तो पानी की भाप के साथ गर्म पानी के साथ ही ऊपर जाएगा आपका। ठीक है, फिर ठंडे पानी के साथ ऐसे आपका घूम के वापस से नीचे जाएगा। तो कुछ इस टाइप की सर्कुलर मूवमेंट देगा आपको ये। तो इस टाइप की मूवमेंट है गाइज आपका मैग्मा भी यहाँ पे शो करता है हमारी अर्थ के अंदर। ठीक है, तो चलो यार बाकी आपको आगे समझाते हैं। तो आगे ग्लोसरी के अंदर कुछ बातें बताएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बता रहा है आपको लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में। तो कहता है द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड। कि भाई जो आपकी अर्थ क्रस्ट है ना, वहाँ पे भाई कहीं से वो बहुत बड़ी है, कहीं से आपकी थोड़ी छोटी है, और वो रिजिड यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी। इरेगुलर शेप्ड प्लेट्स होती हैं आपकी। ठीक है, और जो प्लेट्स की शेप होती है, मतलब कि ये नहीं है कि सारी की सारी सीधी ही होंगी, वो आपकी ऐसे ऊबड़ खाबड़ नीची ऊंची कैसी भी हो सकती है, यानी कि उनकी इरेगुलर शेप भी आपकी हो सकती है गाइज यहाँ पे। ठीक है, विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर, जो कि आपके दोनों फ्लोर्स को कैरी करती हैं, आपके कॉन्टिनेंट फ्लोर्स को भी और ओशियन फ्लोर को भी। ठीक है, अब आपको इन दोनों का मतलब यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर आपने 6th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ी है और हमारे पिछले चैप्टर्स भी पढ़े हैं तो आपको पता होगा। ओके, तो कहता है द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि भाई जो ये प्लेट आपकी मूवमेंट देती हैं, इससे जो हमारी अर्थ की सरफेस है उस पर चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। The earth movements are divided on the basis of the force which cause them। और यहाँ पे जो हमारी अर्थ की मूवमेंट है ना, वो भी डिवाइड कर देती है इनके बेसिस को कि भाई कैसे ये फोर्स आपके यहाँ पे एक्ट करेगी। ओके, The forces which acts in this interior of the earth are called the endogenic force। और जो फोर्स आपकी अर्थ के अंदर काम करती हैं उनको हम कहते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस। एंड the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces। और जो फोर्स गाइज आपकी यहाँ पे अर्थ के ऊपर काम करती है सरफेस पे, उनको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। और जो आपकी इंडोजेनिक फोर्स होती है ना, वो आपकी कई बार तो सडन मूवमेंट्स हमें दे देती है, जैसे कि भाई आपका अर्थक्वेक आ गया कहीं, यानी कि भूकंप आ गया, और कई बार आपकी बहुत स्लो मूवमेंट हमें देती हैं। सडन मूवमेंट्स लाइक द अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और यहाँ पे भाई मानो आपका कोई
ज्वालामुखी फट गया या फिर आपका यहाँ पे भूकंप आ गया तो भाई हमें बहुत बड़ी मास डिस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यानी कि बहुत भयंकर तबाही हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद यार गाइज आपको आगे बताता है इसके बारे में, बाकी एक बार आपको ये बता दे दिए। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में इस डायग्राम को समझाते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो मैं जूम कर लेता हूँ एक बार। अब यहाँ पे कहते हैं अर्थ मूवमेंट। अब दो मैंने आपको बताई थी, एक तो है आपकी इंडोजेनिक फोर्स, दूसरी आपकी एक्सोजेनिक फोर्स। अब जो आपकी इंडोजेनिक फोर्स होती है वो होती है आपकी सडन फोर्सेस, यानी कि आपको पता है कि आपके अर्थक्वेक वगैरह आ जाते हैं, जब आपकी वोल्केनोज आते हैं तो वो एकदम से आपके आती हैं। ठीक है, उसके बाद गाइज आपकी होती है एक जो आपकी मैंने बताया था भाई स्लो स्लो वर्क करती है, उसको यहाँ पे बोला गया है आपका डायस्ट्रोफोरिक फोर्सेस। ठीक है, तो यार ये जो फोर्स होती है ये आपकी होती है जैसे कि भाई आपके माउंटेन गाइज यहाँ पे बनने स्टार्ट हुए तो भी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये जो प्रोसेस होती है ना आपकी माउंटेन बनने की, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो आपकी एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं वो होती है आपकी इरोजनल और आपकी डिपोजिशनल, यानी कि भाई आपकी इरोजनल मतलब होता है कि भाई जो रॉक होती है आपकी वो टूट के मिट्टी बन जाती है। उसके बाद जो डिपोजिशनल होती है यानी कि आपकी जो मिट्टी कहीं इकट्ठा हो जाती है और उससे फिर कोई चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो बाकी यार इनके बारे में डिटेल में हम आगे जानेंगे, अभी तक आप सिर्फ इसको इतना ही समझो। ओके, तो सडन फोर्सेज के अंदर हो गई आपकी भाई अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, आपने देखा होगा बहुत बार आपकी लैंडस्लाइड कर जाती है, तो यार वो भी आपका यहाँ पे काउंट हो सकते हैं। और जो आपकी स्लो चीज़ें होती है उनके अंदर आपके माउंटेन जैसे बनते हैं वो हो गई। अब जो आप में आपकी रीजनल होती है उनमें आती है आपकी रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर। ठीक है, यार ये सारी चीजें में आपका इरोजन हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी चलो यार अब आपको आगे समझा देगा गाइस। ओके, यहाँ पे कहते हैं अ वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। अब बेसिकली यहाँ पे आपको बताता है गाइस वोल्केनो के बारे में, यानी कि आपकी ज्वालामुखी के बारे में, और कहते हैं कि भाई आपका ज्वालामुखी कुछ इस टाइप का होता है, उसका यार वेंट आपका यहाँ पे ओपन होता है ऊपर की साइड में, जहाँ से आपका क्या निकलता है गाइस, बेसिकली आपका यहाँ पे जो भी मतलब कि आपको पता है कि जो लावा निकलता है वो यहीं से निकलता है, अंदर होता है वो आपका मैग्मा और बाहर आके बन जाता है लावा। ठीक है, तो उसके बाद आपको कहता है सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, कि भाई जब आपकी जो लिथोस्फीयर की जो प्लेट्स होती है ना वो जब मूवमेंट शो करती है तो उससे क्या होता है कि जो आपकी अर्थ होती है वो वाइब्रेट करती है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड द अर्थक्वेक्स। कि भाई जो आपकी लिथोस्फीयर की जो प्लेट्स होती हैं, मानो आपकी दो प्लेट्स ऐसी थी। ठीक है, अब ये जो प्लेट थी आपकी ये इधर चली गई और ये इधर चली गई, या फिर ये प्लेट्स मानो आप आपस में टकरा गई, मूवमेंट कर रही है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब कुछ भी होता है तो उससे क्या होगा कि जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी, क्योंकि यार पीछे भी तो प्लेट है वो टकराएगी आपस में, अगर ये यहाँ से मूवमेंट करेगी तो जब वो टकराएंगे तो आपकी जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी वो आपकी पूरी अर्थ पे जाएगी। अब देखो यार मानो आपकी पूरी अर्थ है ऐसे कुछ। ठीक है, और यहाँ पे सारी जगह आपको पता है प्लेट्स ही प्लेट्स हैं आपकी, ऐसे करके लगा लो आप। ठीक है, आपको मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ। अब ये सारी आपकी प्लेट्स होगी, अगर मानो ये प्लेट्स इधर मूवमेंट करेगी, ये इधर करेगी, ये तो टकराएंगी ना आपस में, उससे फिर मानो यहाँ पे वाइब्रेशन हुई तो आपकी जो वाइब्रेशन है पूरी अर्थ के अंदर से होती हुई जाएगी, और इससे हमें क्या देखने को मिलता है गाइज, आपका अर्थक्वेक यानी कि आपका भूकंप। अब कह रहे हैं दी प्लेस इन दी क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड दी फोकस, और जहां पे आपकी मूवमेंट होती है ना आपकी क्रस्ट के अंदर यानी कि लिथोस्फीयर प्लेट के अंदर, उस पॉइंट को हम कहते हैं गाइज आपका फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। अब मानो यार आपका फोकस था यहाँ पे, अब मानो आपकी प्लेट ने मूवमेंट की यहाँ पे तो आपका फोकस हुआ यहाँ पे, तो इसकी जो सीध में बिल्कुल ऊपर की साइड में आपका ये वाला पॉइंट होगा ना अर्थ सरफेस पे, इसको हम कहेंगे एपिसेंटर। उसके बाद कहते हैं वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, और उसके बाद जो आपकी वाइब्रेशंस होती हैं वो आपकी एपिसेंटर से ऐसे ट्रेवल करती हैं पूरी अर्थ सरफेस पे। ठीक है, अब ये बात आपको समझाना चाहता है। उसके बाद कह रहा है ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। अब कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचता है वो वहां पे पहुंचता है जहां पे आपका एपिसेंटर होता है, बाकी जगह जो मतलब कि जो आपका इफेक्ट होता है थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद चलो यार गाइज आपको आगे वोल्केनो के बारे में दिखाते हैं, इसको समझाते हैं, उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। गाइज ये है आपकी वोल्केनो का डायग्राम। अब यहाँ पे आपको शो कर रहा है सबसे पहले तो आपका मैग्मा चैम्बर। अब ये सारा आपका मैग्मा चैम्बर है और ये है आपकी क्रस्ट, और क्रस्ट आपको मैंने बता रखा है कि भाई जो आपका अर्थ होती है उसकी ऊपर की जो सरफेस होती है उसको हम क्रस्ट कह देते हैं। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट होता है यहाँ से आपका मेंटल स्टार्ट हुआ है, उसके बाद नीचे आपको पता है कि आपकी जो आउटर कोर है वो आएगी, आउटर कोर के बाद आपकी इनर कोर आएगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको थोड़ा और ऊपर तक बताता हूँ। तो गाइज देखो
यहाँ पे आपका पता है आपको जो आपका मेंटल होता है वो ऐसे निकलता है, और यहाँ तक आपका ये मेंटल है, और जैसे ये बाहर निकल गया उसके बाद हम इसको लावा बोलते हैं। और यार ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको यहाँ पे बोला जाता है आपका कार्टर, और ये होता है गाइज आपका वेंट, पूरी पूरी जो आपकी पाइप सी होती है ये। और यहाँ पे ऊपर की साइड आपको पता है निकलती है आपकी गैसेस भी और ऐश यानी कि बहुत सारी राख वगैरह भी आपकी यहाँ पे निकलती है। ठीक है, तो चलो यार अब आगे बात करते हैं और आपको आगे समझा। सो गाइज यहाँ पे आपको वर्ड ओरिजिन बता रखा है और कह रहा है कि इंडो इनसाइड एक्सो आउटसाइड। इंडो का मतलब होता है इनसाइड और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। अब इसके साथ में मिला दिया जेनिक। जेनिक मतलब होता है कि ओरिजिन की वो चीज आई कहां से है, और इससे मिला के बन गया आपका इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ठीक है, अब आपको ये दोनों वर्ड्स यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। उसके बाद आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है और कहता है टेक अ कंटेनर, फिल इट विद वाटर एंड क्लोज इट विद अ लिड। कि भाई आप कोई कंटेनर लो, आपने कोई भी कंटेनर लिया, उसके अंदर पानी डाला और फिर उसको ऊपर से बंद कर दो किसी ढक्कन के साथ में, किसी लिड के साथ में। पुट द वाटर टू बॉयल, नाउ पुट सम peas, spoons and beads on the top of the lid. What do you notice? उसके बाद कह रहे हैं कि आप उस पानी को उबलना रख दो, और फिर उबलने के बाद आप एक काम करो, उसके ऊपर पीस रख दो, कोई चम्मच रख दो या फिर कोई बीड्स वगैरह रख दो, तो आप देखो कि आपको क्या चीज़ वहाँ पे नोटिस होती है। As the water boils, the lid begins to shake. The things which you can have put on the lid also vibrate. The beads rolls down and the spoons vibrate to make a sound. In the same manner the earth vibrate when an earthquake occurs. और यहाँ पे गाइज आपको कह रहा है कि भाई जो भी आपका कंटेनर था, ठीक है, उसके ऊपर आपने जो भी बीड्स वगैरह फिर जो भी कुछ यहाँ पे रखा था लीड के ऊपर, वो अब क्या होगा आपका थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करेगा और हिलना स्टार्ट होगा। और इसी तरीके से जो आपका अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आता है वो भी काम करता है। ठीक है, उसके बाद गाइज डू यू नो के अंदर आपको एक बात बताएगा, फैक्ट बताएगा, चलो एक बार उसको भी जान लेते हैं। तो कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक वेव की भाई जो आपकी अर्थक्वेक की वेव होती है ना वो आपकी 3 टाइप की रहती हैं। पहली टाइप की बताता है आपको पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, इनको हम कहते हैं पी वेव बोलते हैं या फिर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पे बताते हैं आपको एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव, इनको हम एस वेव कहते हैं या फिर ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। उसके बाद आती हैं आपकी एल वेव्स और सरफेस वेव्स, इनको हम एल वेव्स कहते हैं या फिर सरफेस वेव्स कहते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज वेव्स फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया। तो यार आप अब इन तीनों टाइप की वेव्स के बारे में जानने की कोशिश करो आपकी इंसाइक्लोपीडिया से, और फिर आप आगे बात करना। ठीक है, बाकी आप जान लेना, ये आपकी एक्टिविटी है, आपका होमवर्क है। उसके बाद कहता है ऑल दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। यहाँ पे कह रहा है कि भाई हम अर्थक्वेक के बारे में पहले तो पता नहीं लगा सकते, लेकिन हम ये मतलब कि अगर हम पहले से रेडी हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा डैमेज ना पहुँचे। ओके, उसके बाद बाकी चलो आपको ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक का एक डायग्राम शो करते हैं, कुछ बातें यहाँ पे समझाते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। अब गाइज ये जो आपका डायग्राम है ये शो करता है आपको जो आपका अर्थक्वेक होता है उसके बारे में। सबसे पहले बताता है आपको ये जो आपका पॉइंट है ना फोकस, इसके बारे में कह रहा है कि भाई ये जो पॉइंट है ना यहीं पे आपका अर्थक्वेक आता है और यही आपकी ओरिजिन होता है सिस्मिक एनर्जी का। ओके, उसके बाद जो इसके क्लोजेस्ट पॉइंट है आपका अर्थ के ऊपर, 1 मिनट में काम करता हूँ, कलर चेंज करते हैं इसका, 1 मिनट ये वाला लेते हैं। तो ये जो बिल्कुल पास वाला पॉइंट है ना आपका ये वाला, ये हो गया गाइज आपका एपिसेंटर, क्योंकि सबसे जो पास का पॉइंट है वो यही पड़ता है इसके। उसके बाद कहता है आपको प्लेट बाउंड्री की, जो आपकी प्लेट्स हैं उनकी बाउंड्री होती है आपकी ये वाली। उसके बाद कहते हैं सिस्मिक वेव्स रेडिएट्स आउट इन ऑल डायरेक्शंस, और जो आपकी सिस्मिक वेव्स होती हैं ना वो आपकी हर एक डायरेक्शन में फैल जाती हैं। ठीक है, तो यार ऐसे कुछ आपका जो अर्थक्वेक होता है वो काम करता है। और अब जो इस एरिया के अंदर जो भी बिल्डिंग्स वगैरह होंगी उन सारियों को यहाँ पे अर्थक्वेक फेस होगा, और सारियों के अंदर आपको पता है कि वाइब्रेशन यहाँ पे जाएगी, और बिल्डिंग्स वगैरह आपको पता है गिर भी जाती हैं अगर आपका अर्थक्वेक ज़्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पे चल जाए तो। बाकी चलो यार अब हम आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद कहता है सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस मेथड्स अडोप्ट लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, फिश इन दी पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम्स टू दी सरफेस। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसे तरीके भी हैं जो कि पुराने टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं अर्थक्वेक के बारे में पता लगाने के लिए, जो कि लोकली लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि भाई एनिमल्स जो होते हैं हमारे आसपास के, उनके बिहेवियर को स्टडी करना। जो मछलियाँ होती हैं वो जो तालाब के अंदर होती हैं वो आपकी एजिटेटेड हो जाती हैं, और जो आपके सांप वगैरह धरती के अंदर होती हैं वो आपके बाहर निकल आते हैं। ठीक है,
बाकी चलो यार अब आपको आगे समझाते हैं। अब कहता है डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात। अब ये जो आपने सीन देखा गाइस पीछे, ये आपके जो अर्थक्वेक है उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही हुई आपकी गुजरात के अंदर, वहां की आपकी ये पिक्चर है। उसके बाद डू यू नो के अंदर आपको एक बात बताता है और कहता है एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ, कि जो आपका अर्थक्वेक होता है हम उसको माप सकते हैं कि भाई कितनी उसकी इंटेंसिटी थी एक मशीन की हेल्प से जिसका नाम है आपका सिस्मोग्राफ। और कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिच्टर स्केल। और जो आपका मैग्नीट्यूड होता है ना अर्थक्वेक का, हम उसको रिच्टर स्केल के ऊपर यहाँ पे मापते हैं। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटल। अगर मानो कोई आपका अर्थक्वेक 2.0 है या फिर इससे कम रह गया तो वो आपका छोटा अर्थक्वेक यहाँ पे माना जाता है। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कोज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। A 6.0 or higher magnitude is considered very strong and 7.0 is classified a major earthquake। और जो आपका 5 रहता है वो आपका मतलब कि बीच का जो आपका नॉर्मल अर्थक्वेक कहते हैं हम उसको मान सकते हैं, और जो 6 रहते हैं आपका वो थोड़ा बहुत डैमेज कर देता है, और जो 7 होता है उसको हम सबसे स्ट्रॉन्ग आपका अर्थक्वेक मानते हैं, और सबसे जो मेजर बड़ा अर्थक्वेक होता है वो होता है आपका वो, ठीक है। और ये गाइज आपको पिक्चर शो कर रखी है आपके सिस्मोग्राफ की, जो कि आपके अर्थक्वेक को मापने में यहाँ पे हेल्प करता है। उसके बाद चलो यार आपको अब केस स्टडी बताते हैं आपके अर्थक्वेक की, अर्थक्वेक अ केस स्टडी, ठीक है। तो चलो एक बार इसको स्टडी करते हैं, आपको काफी मजा आएगा इसको पढ़ के। अब कहता है अर्थक्वेक हिट्स भुज। A massive earthquake measuring 6.9 on Richter scale hit Boju town on 26 जनवरी 2001। ये आपके अर्थक्वेक के बारे में बता रखा है कि भाई इस तारीख को यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था जिसकी इंटेंसिटी आपकी 6.9 के आसपास थी। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे बताता है स्कूल वोस्ट अफेक्टेड एट लीस्ट 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स आर फियर टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। कि भाई पूरे स्कूल की वहाँ पे बिल्डिंग गिर गई और जितने भी बच्चे थे यानी कि आपके 971 के आसपास वहाँ पे जो बच्चे थे और टीचर थे सभी को अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा खतरा वहाँ पे बन चुका था, क्योंकि जो स्कूल की सारी दीवारें थी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी थी। उसके बाद थर्ड नंबर पे बताते हैं 3 days आफ्टर एंड मेडिकल सप्लाईज अर्थक्वेक कंसर्न रोज नॉट रीचिंग एवरीवन अबाउट फूड एंड ब्लैंकेट्स। और अर्थक्वेक की वजह से जो भी वहाँ पे तबाही हुई थी, हॉस्पिटल्स वगैरह टूट चुके थे, तो वहाँ पे हर किसी के पास में पर्याप्त फूड और ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं पहुँच पा रहे थे। उसके बाद कहते हैं फोन लाइंस, वाटर पाइप्स एंड द पावर स्टेशंस ट्रांसमिशन लाइंस वर नॉक्ड आउट। और जो आपके फ़ोन की लाइन थी, वाटर की पाइप्स थी, सभी आपकी उखड़ चुकी थी, कहीं से टूट चुकी थी, कहीं पे कुछ हो चुका था, ओके। उसके बाद कहते हैं फायर इन दी सिटी, कहीं कहीं तो वहाँ पे जो सिटी थी वहाँ पे आग लग चुकी थी, क्योंकि आपको पता है कि hundreds of fire started as charcoals cookers overturned, ओके। उसके बाद 6 नंबर पे कहते हैं इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन दी क्वेक जोन। और वहाँ पे इमरजेंसी बाद में डिक्लेयर कर दी गई थी, प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। उसके बाद कहता है सीएम अपील्स टू दी सेंटर, गुजरात अपील्स फॉर फाइनेंशियल हेल्प। दिस चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज़ लॉन्च एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विद द डिजास्टर। और यहाँ पे जो गुजरात के जो मिनिस्टर थे उन्होंने सेंटर को कहा कि भाई आप इस डिजास्टर से निपटने में हमारी हेल्प करो, ठीक है। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स आपको आगे एक एक्टिविटी बताते हैं और उसको स्टडी करते हैं। अब कहता है रीड द अर्थक्वेक अ केस स्टडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ हेडलाइन द appeared in the newspaper after the quake. Arrange the events in the right sequence of their happening. Imagine if a quake suddenly shook in the middle of the school day. Where would you go for safety? अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई आपने इस पूरी केस स्टडी को स्टडी किया, उसके बाद आप एक क्वेश्चन का हमें आंसर दो कि आप मानो अपने स्कूल में बैठे हो, वहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता सडनली, तो आप कहाँ जाके छिपोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, और अपने टीचर से उसको डिस्कस करो, ठीक है। उसके बाद कहता है अर्थक्वेक प्रीपेयर्डनेस, कि हम अर्थक्वेक के लिए कैसे यहाँ पे प्रिपेयर रह सकते हैं, कैसे उसके मतलब कि उससे निपटने के लिए हम रेडी रह सकते हैं। चलो एक बार फटाफट से गाइस इसको भी यहाँ पे स्टडी कर ले। अब कहता है वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, कि भाई जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो हमें कहाँ पे छिपना चाहिए, आई मीन कहाँ पे शेल्टर लेना चाहिए। तो कह रहा है सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई तो सबसे सेफ स्पॉट आपके रहते हैं वो रहते हैं आपके किचन का काउंटर हो गया, किसी टेबल या डेस्क के नीचे आपको कह रहा है, उसके बाद कह रहा है या किसी कॉर्नर वगैरह में। अब कह रहा है स्टे अवे फ्रॉम, कि भाई आपको कहाँ से दूर रहना चाहिए।
फायर प्लेसेस एरियाज अराउंड चिमनी हो गई, आपकी विंडो हो गई, आपकी शटर इंक्लूडिंग मिरर्स हो गए और आपकी पिक्चर फ्रेम्स हो गए, इनसे आपको दूर रहना चाहिए उस टाइम पे। उसके बाद कह रहे हैं बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमोंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। और भाई आपको बिल्कुल रेडी रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और भाई मतलब कोशिश करो कि आप उससे निपट पाओ डिजास्टर से, ठीक है। अपने आप को बचाने की कोशिश करो क्योंकि यार सिचुएशन भी की आपकी यहाँ पे अलग अलग रह सकती है। उसके बाद चलो यार अब आपको बताते हैं मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में, ठीक है, और इस टॉपिक को स्टडी करके भी आपको काफी मजा आने वाला है। कहते हैं द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वोर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस वेदरिंग एंड इरोजन। कि भाई जो आपकी लैंडस्केप होती हैं आपकी बड़ी बड़ी, वो क्या होता है कि भाई धीरे धीरे आपकी खत्म होती चली जाती हैं। कैसे खत्म होती हैं? वो आपकी दो प्रोसेस के जरिए खत्म होती है। एक तो होती है आपकी वेदरिंग, एक होती है इरोजन। और ये काम होते हैं ना जो आपको बहुत स्लोली वर्क करता है, तो आपको एकदम से सारी चीजें दिखाई नहीं देती। अब कहते हैं वेदरिंग इज ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। जो आपकी वेदरिंग होती है इसका मतलब होता है कि भाई जो मानो आपका कोई रॉक है वो टूट के उसकी मिट्टी बन गई। अब ये रॉक था, इससे आपकी मिट्टी बन चुकी है यहाँ पे, ये देखो। तो इस प्रोसेस को हम कह देंगे वेदरिंग। लेकिन ये जो होगा ना आपका इसी जगह पे काम होगा, ये कहीं दूर जाके काम नहीं होने वाला, ओके। उसके बाद कह रहे हैं आपको इरोजन इज वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक द वाटर, विंड एंड आइस। अब जो इरोजन होता है उसका मतलब होता है आपका कि भाई जो सैंड के पार्टिकल्स हैं या फिर कोई आपका छोटा मोटा से पार्टिकल है, उसको पानी की हेल्प से, हवा की हेल्प से, बर्फ की हेल्प से यहाँ से किसी दूसरी जगह पे लेके जाना, उसको इरोड करना, ओके। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एंड आइस। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो आपका ये इरोडेड मटेरियल होता है इसको भाई कैरिड करता है आपका पानी हो गया, हवा हो गई, और भी बहुत सारी सोर्सेज आपको देखने को मिल जाती हैं। और कह रहे हैं कि एंड इवेंचुअली डिपोजिट दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन्स एंड डिपोजिशंस क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इसी प्रोसेस के जरिए आपकी डिफरेंट काइंड की हमें लैंड फॉर्म्स देखने को मिलती हैं हमारी अर्थ के ऊपर, जो कि आपकी बन जाती हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको बता रहे हैं कि वर्क ऑफ अ रिवर, यानी कि जो आपकी नदी होती है वो कैसे काम करती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि द रनिंग वाटर इन द रिवर्स इरोड द लैंडस्केप when the river tumbles at steep angle over a very hard rocks or down a steep valley sides it form a waterfall। कि भाई मानो जब आपकी नदी क्या होती है, अब आपको उसको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ कि भाई मानो आपका यहाँ पे थोड़ी ऊंची लैंड थी और यहाँ पे एकदम से नीची लैंड आ गई आपकी। उसके बाद यहाँ पे आपके पत्थर वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और आपकी यहाँ पे नदी आ रही थी ऐसे ऊपर से। तो जब आपका पानी ऊपर से एकदम ऐसे नीचे गिरेगा तो आपको पता है कि भाई बहुत ऊपर से पानी नीचे गिरा है तो वो पक्का कुछ ना कुछ यहाँ पे करेगा, ठीक है, जैसे कि आपको इस फिगर के अंदर बेसिकली देखने को भी मिल रहा है। उसके बाद कह रहे हैं डू यू नो के अंदर आपको फैक्ट बताएगा, तो चलो पहले इस फैक्ट को जानते हैं फिर हम आगे बात कर लेंगे। यहाँ पे कहते हैं देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड, द हाईएस्ट वाटरफॉल इज द एंजल फॉल इन वेनेजुएला इन साउथ अफ्रीका। कि भाई जो हमारा पूरा वर्ल्ड है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हमें झरने देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आपका झरना है वो है आपका वेनेजुएला साउथ अफ्रीका के अंदर। The other waterfalls are the नाइगेरा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन द कनाडा एंड यूएसए। और आपका एक और बड़ा वाटरफॉल है जिसका नाम है नगारा, जो कि है आपका कहाँ पे पड़ता है, कनाडा और यूएसए का जो बॉर्डर है ना वहाँ पे पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। एंड विक्टोरिया फॉल ऑन द बॉर्डर ऑफ जिम्बाया एंड द जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। और आपका विक्टोरिया फॉल है, ये भी आपका बहुत एक बड़े फॉल्स के अंदर इसका नाम आता है, यानी कि झरना जो है आपका ये जिम्बाया और आपका जिम्बाब्वे अफ्रीका के आसपास पड़ता है। उसके बाद गाइज आपको कहते हैं नाइजीरिया फॉल्स, ठीक है। अब देखो यार गाइज ये आपको शो कर रखा है यहाँ पे आपके जो वाटरफॉल होता है इसके बारे में। एक बार मैं काम करता हूँ, उसको थोड़ा जूम करता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। गाइज अब देखो, अब इसको एक बार अब देखो यार, ये तो थी आपकी हार्ड रॉक, ठीक है। उसके बाद जो ये नीचे वाली रॉक है यहाँ पे लिख रखा है कि सॉफ्टर रॉक अंडरकट बाय द पावर ऑफ द वाटर। जैसे जैसे आपका पानी नीचे चलता चला जाएगा तो यहाँ की जो रॉक्स थी उनको तो ये काटेगा ना। अब यार मानो किसी पत्थर के ऊपर एकदम से आपका पानी ऊपर से नीचे आके गिरा है, या फिर कोई पत्थर ऐसे है उसके ऊपर यहाँ पे पानी गिरा है, तो भाई वो पत्थर को काटे ही काटेगा, आपको इस बात का पता होगा। तो ऐसे ही आपका यहाँ पे काम करता है ये लैंड फॉर्म्स को बनाने के अंदर जो आपका पानी होता है, ठीक है। बाकी चलो यार अब आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब कहता है एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्वाइस एंड
टर्न्स फॉर्म लार्ज बैंड्स नोन एज द मेंडर्स, कि भाई जो आपकी रिवर होती है ना, जब आपकी प्लेन एरिया के अंदर आ जाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, ट्विस्ट करती है और भाई थोड़ी बहुत आपकी मुड़ जाती है, कहीं से बैंड हो जाती है, तो वो क्या बनाती है, ऐसे बैंड होके ट्विस्ट होके वो बनाती है मेंडर्स, ठीक है, क्या बनाती है, मेंडर्स, ठीक है। ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मेंडर, द meanders of the meander loop come closer and closer. In the due course of time, the meander loops cut off from the river and form a cut-off lake, ठीक है, as known as the Oxbow Lake. Guys, अब ये जो आपकी बात है ना कि इसको यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, काम करता हूँ मैं इस पूरे पैराग्राफ को स्टडी करता हूँ, एक बार आपको भी यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे डायग्राम की हेल्प से इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको कहीं और इसको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है एट टाइम्स द रिवर आउटफ्लो इट्स बैंक इट्स लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द neighboring areas. As it floods, it depends layer of the fine soils and the other material called the sediments along its banks. This lead to the formation of the flat fertile floodplain. The raised banks are called the leaves, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एज द रिवर अप्रोच द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड द distributaries. The rivers became so slow that it begins to deposit its load. Each distributary formed its own mouth, the collection of the sediments from the mouths of from a delta. अब गाइस पूरे पार्ट को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अब आएगा आपको मजा इसको समझने में, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताता हूँ मैं, जैसे यार आपका ऊपर माउंटेन है, माउंटेन से कोई नदी आपकी निकलने के बाद यार वो आपके झरने वगैरह गिर के नीचे प्लेन एरिया पे आ गई। तो प्लेन एरिया पे आने के बाद आपकी नदी थोड़ी ऐसे जाती है, आपको पता हुआ, थोड़ा भाई सांप की तरह से सीधी तो नहीं जाएगी ना, वो आपको सीधी दिखती है, लेकिन वो कुछ एरिया में थोड़ी बहुत कहीं से बैंड हो जाती है, सीधी हो जाती है, ऐसे जाती है, ठीक है। तो जो आपकी नदी ऐसे जाती है इसको ही हम बोल देते हैं आपके मिएंडर, क्योंकि ये वाले जो पार्ट बनते हैं ना आपके सांप की तरह, इनको हम मिएंडर बोल देते हैं, ओके। उसके बाद चलो यार आपको एक बात और बता दें यहाँ पे कि आपकी जो लेक्स वगैरह होती हैं वो कैसे बनती हैं। अब यार आपको पता होगा, मानो कोई सामने दीवार है, उसके ऊपर आप पानी को फुल स्पीड में मारोगे और ये दीवार आपकी मिट्टी की है, तो आपकी दीवार आपको पता है अंदर की साइड से धंसती चली जाएगी ऐसे, ठीक है ना। फिर ऐसा ही सीन यहाँ पे होता है गाइस, जब आपका पानी फुल स्पीड में आके इस वाली दीवार को हिट करता है, तो ये दीवार क्या होती है, स्टार्टिंग में तो आपका मानो ये इतनी थी, उसके बाद ये गाइस धीरे धीरे और अंदर चली गई, फिर और अंदर चली गई, फिर और अंदर चली गई, और मैंने आपको क्या बताया था कि भाई आपका कैसे जाती है, ऐसे जाती है, ठीक है। अब ये वाले पार्ट के ऊपर बार बार आपका पानी टकरा रहा है, तो ये अंदर की साइड जा रहा है, अब मानो यहाँ पे पहुंच गया, फिर यहाँ पे पहुंच गया, फिर यहाँ पे पहुंच गया, फिर यहाँ पे पहुंच गया। तो ये जो दोनों पार्ट थे ये आपके आपस में मिल चुके हैं, आई मीन कि ये वाले पार्ट थे ना अब आपके ऐसे हो जाएंगे, और जो साइड से घूम के जा रही थी ना ये पार्ट इससे थोड़ा अलग हो जाएगा, जैसे कि आपका ये वाला पार्ट यहाँ पे अलग हो चुका है। अब पहले आपकी नदी जाती होगी ऐसे घूम के इस तरीके से, अब लेकिन उसने यहाँ पे आपका ऐसे सीधा रास्ता बना लिया है, तो यार ये वाला पार्ट जो अलग हो गया अब ये बन जाता है आपका तालाब, जैसे कि आपकी ओक्सबो लेक भी बनी है, और इस टाइप की लेक्स को हम ओक्सबो लेक यहाँ पे बोल देते हैं, ओके। और गाइज उसके बाद अब बताते हैं आपको फ्लड प्लेन्स के बारे में। मानो कई बार आपकी जो नदी है, रिवर है, बहुत ज़्यादा भर के पानी उसमें आ चुका है, तो उसका जो पानी होता है यहाँ से ऊपर की साइड में चला जाता है, तो जितने एरिया को उसका पानी कवर करता है वो सारा आपका फ्लड प्लेन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी मिट्टी होती है वो नदी के द्वारा आपकी बहा के लाई गई होती है और उसी को वहाँ पे इकट्ठी करती है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपका फ्लड प्लेन हो गया, और जो आपका लेविस हो गया, साथ में गाइज ये जो साइड वाली बाउंड्री होती है इसको हम लेविस बोल देते हैं, मेंडर हो गया, ओक्सबो लेक हो गया, सारे पार्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो चलो यार अब आपको आगे बताते हैं। अब कहते हैं लेट्स डू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ अ फ्यू रिवर्स ऑफ वर्ल्ड दैट फॉर्म अ डेल्टा, कि आप कुछ ऐसी नदियों के नाम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करो जो कि आपके डेल्टा बनाती हैं। तो चलो यार गाइज अब आपको एक्सप्लेन करते हैं आपके डेल्टा को, ठीक है, कि आपका डेल्टा क्या रहते हैं। तो गाइज ये आपका सीन रहता है कि मानो जब आपका ये सारा समुद्र है आगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो नदी आपकी जब आती है तो अपने साथ मैंने बताया ना कि वो मिट्टी को कैरी करती है, तो यार वो मिट्टी में अब यहाँ पे आने के बाद आपको पता है कि जो आपकी नदी होती है उसकी स्पीड जो होती है पानी की बहुत स्लो होती चली जाती है, तो उसके पास अब इतनी कैपेसिटी नहीं बचती कि वो मिट्टी को और आगे तक कैरी कर सके अपने पानी के बहाव के साथ में, तो यार वो उसको यहाँ पे जमा करना स्टार्ट कर देती है जहाँ पे वो समुद्र के साथ में मिलती होती है, ठीक है। तो यार यहाँ पे जो आपकी मिट्टी जमा होती है वो कुछ ऐसे आपकी नदी को तोड़ देती है अलग अलग छोटी छोटी नदियों में जहाँ पे समुद्र में मिलती है, और जो ये वाले पार्ट होते हैं यही आपके बनाते हैं डेल्टा, ठीक है।
यानी कि नदी का वो वाला पार्ट जहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और जब आपकी नदी समुद्र में मिलती है तो उसी पार्ट को हम यहाँ पे डेल्टा बोलते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से गाइस अब ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। तो चलो यार अब आपको बताते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स के बारे में कि जो आपके समुद्र की लहरें होती हैं वो कैसे काम करती हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिवन राइज टू अ कोस्टल लैंडफॉर्म, कि भाई जो आपके समुद्र की लहरें होती हैं उनकी वजह से जो आपके कोस्ट होते हैं, समुद्र किनारे होती हैं, वहाँ पे लैंडफॉर्म्स बनती हैं। तो चलो कैसे बनती हैं इस पार्ट को भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो कहता है सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, cracks develop over time, they begin large and wider, thus hollow like caves are formed in the rocks, they are called as sea caves. As these cavities became a bigger and bigger, only the roof of the caves remains, thus forming sea arch. Further erosion break up the roof and only walls or are left. The These walls like features are called the stacks. अब गाइज यहाँ पे आप सभी को कहता है कि भाई जब आपका समुद्र का बार बार यहाँ पे पानी आके टकराता है किसी भी जो आसपास की रोक होता है, पत्थर होता है उसके, तो फिर क्या होता है उसके अंदर आपका होल हो जाता है, जैसे कि आपका होल यहाँ पे हो रखा है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है गाइज, भाई ये होल आपका बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और फिर आपकी सिर्फ यहाँ पे ऐसी दीवारें बन जाती हैं। तो जो इस टाइप की आपकी दीवार बची हुई है, जैसे कि यहाँ पे बची हुई है, इसको हम कह देते हैं बाद में आपका स्टैक। ओके, द स्टीप रॉक्स कोस्ट रिंग राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड अ सी क्लिफ। अब यहाँ पे गाइज आपको कह रहा है कि भाई आप मानो कोई सीधी रोक बिल्कुल आपके समुद्र से बाहर निकली हुई है, तो उसको हम कह देते हैं सी क्लिफ। दी सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग दी शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। और फिर क्या होता है, जो आपके समुद्र की लहरें होती हैं, जो भी अपने साथ में मिट्टी वो कैरी करती हैं, उसको समुद्र किनारे पे जमा कर देती हैं और फिर उससे आपकी क्या बन जाती है, बीच बन जाती है। जैसे कि आपके गोवा में भी आपने देखा कि गोवा बीच है। ठीक है, उसके बाद चलो यार आपको आगे बताते हैं वर्क ऑफ आइस के बारे में कि भाई जो आपकी बर्फ होती है वो कैसे यहाँ पे काम करती है। तो कहता है ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सोइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं, अब ग्लेशियर आपको पता होगा जहाँ से आपकी नदियां बन के निकलती हैं, जहाँ पे बर्फ पिघलती है आपकी। ठीक है, वो क्या करते हैं, बहुत सारे लैंडस्केप को यहाँ पे आपके इरोड कर देते हैं। कैसे इरोड करते हैं, और भाई सोइल को भी इरोड करते हैं और आपके सॉलिड जो रॉक्स होती हैं उनको भी। अब कहता है ग्लेशियर्स carve out deep hollow there. As the ice melt, they got filled up with water and became beautiful lakes in the mountain. क्या होता है कि भाई जब आपकी आइस पिघल जाती है तो आपकी सुंदर सुंदर लेक्स बन जाती हैं आपके माउंटेन्स के अंदर। द मटेरियल कैरिड आउट बाय द ग्लेशियर सच एज द रॉक बिग एंड स्मॉल एंड द स्लिट गेट डिपोजिटेड। दिस डिपोजिट फ्रॉम ग्लेशियर मोरेनिस। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जब आपकी वो नदी जो बनी है उसके बाद में उसके अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, जैसे कि भाई पत्थर होते हैं, साथ में थोड़ी मोटे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, तो उन सभी को वो अपने साथ में ही कैरी करते हैं और ले जाते हैं। तो यार गाइज ये था फंडा आपके ग्लेशियर का। उसके बाद चलो यार अब आपको समझाते हैं वर्क ऑफ विंड की, आपकी जो हवा होती है वो कैसे काम करती है। तो यहाँ पे कहता है हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, कि क्या कभी आप किसी रेगिस्तान में गए हो। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ द सैंड ड्यून्स, कि भाई जो आपके सैंड ड्यून्स होते हैं आप उनकी कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करो। तो कहता है an active agents of erosion and deposition is the desert is wind. Is in desert you can see rocks in the shape of the mushroom commonly called the mushroom rocks. Wind erode the lower section of the rock more than the upper part. अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो आपके डेजर्ट होते हैं वहाँ पे जो आपकी हवा होती है वही ज़्यादा इरोजन का काम करती है। और आपने डेजर्ट में बहुत बार देखा होगा कि भाई आपके बहुत सारे पत्थर होते हैं, उनको हम कहते हैं मशरूम रॉक्स। और वहाँ पे जो हवा होती है वो जो मानो आपका पत्थर ऐसे था, ठीक है, तो उसके जो साइड वाले पार्ट होते हैं ना इसको इरोड करती है, इसको मिटाती है, जबकि ऊपर वाले पार्ट को नहीं छोड़ मतलब कि मिटा पाती है और फिर वो ऐसे आपकी मशरूम रॉक्स बन जाती हैं। आपने राजस्थान के अंदर या फिर आपके जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पे देखी होंगी इस टाइप की रॉक्स। ठीक है, उसके बाद कहते हैं देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोवर बेस एंड वाइडर टॉप। और यही कारण होता है कि जो वो पत्थर होते हैं उनका ऊपर से बहुत मोटा हो जाता है और जो साइड होती है वहाँ से बहुत पतला हो जाता है, मशरूम की तरह की शेप हो जाती है। ठीक है, अब कहते हैं when the winds blow it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing the sand falls and get deposited in low hills like structure. These are called the sand dunes. कि भाई आपकी जो वहाँ पे हवा होती है वो अपने साथ में मिट्टी को कैरी करती है और जहाँ पे भी हवा रुक जाती है तो वहाँ पे आपके कुछ इस टाइप की यहाँ पे बन जाती हैं पहाड़ टाइप, और यही आपके बोले जाते हैं सैंड ड्यून्स। ठीक है, अब कहता है when the grains of sand are very fine and light the wind can carry it over a long distance. अगर मानो आपकी जो वहाँ पे मिट्टी है सैंड
सैंड है बहुत ज़्यादा हल्की है, पतली है, तो उसको जो हवा होती है बहुत दूर तक अपने साथ में ले जाती है। When such sand is deposited in large area, it is losses। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई मतलब कि जब मानो कि इतनी ज़्यादा मिट्टी आपकी किसी दूसरे एरिया के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे आपका लोइस। ठीक है, अब कह रहा है लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइस इज फाउंड इन चाइना। सबसे जो बड़ा लोइस का डिपॉजिट हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमें चाइना के अंदर। ठीक है, तो गाइज यार इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि यार उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी और वो भी अच्छे से बातों को समझ पाएंगे और अपने जिंदगी में यूटिलाइज कर पाएंगे या फिर अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।